फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज पार्ट 2 है। आप लोग डिमांड कर रहे थे पार्ट 2 की, तो आज पार्ट 2 आ चुकी है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग को फिर से कमेंट बॉक्स में टाइप करना होगा नेक्स्ट पार्ट। आप नेक्स्ट पार्ट टाइप कीजिएगा, आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जहां भी शेयर करने का मौका मिलता है शेयर कर दीजिए। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे क्लास की अपडेट आपको मिलती रही। इससे पहले की क्लास जो हो चुकी है, उसका आप लोग को प्लेलिस्ट आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की जितने सारे क्वेश्चन होते हैं, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं हमारे। और यदि आप ही लोग मिलकर थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो इस चैनल को थोड़ा बड़ा बनाइएगा। तो बहुत सारा चीज़ आप लोग को इसमें मैं प्रोवाइड कराने का सोच रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ। और कुछ बुक के माध्यम से करा रहा हूँ। थोड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो थोड़ा सा जो है हौसला जो है बुलंद रहेगा और काम करने में मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियो देखिए के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? बिंबिसार के समय में मगध की जो राजधानी थी वो थी राजगिरी, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हड़ियक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगिरी थी। इसे गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथ विविध तीर्थ कल्प के अनुसार राजगीर नगर 5 पहाड़ियों विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी तथा व्यवहारगिरी के बीच बसा हुआ था। विख्यात शिल्पी महागोविंद ने यहाँ पर नगर निर्माण की योजना बनाई थी। तो मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समाकलीन था? तो मगध का जो बिंबिसार था वो बुद्ध का समाकलीन था। तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिंबिसार जो है मगध में हड़ियक वंश का प्रथम शासक था और यह महात्मा बुद्ध का समाकलीन था। इसने भगवान बुद्ध के निवास के लिए बेलूवन नामक विहार का निर्माण भी करवाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता है? तो पंचमार्क सिक्का जो चलता है वो मौर्य काल में चलता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 6ठी शताब्दी के आसपास जो है मौर्य काल में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। पंचमार्क सिक्के का प्रचलन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और इसका प्रयोग मौर्य काल में व्यापक स्तर पर होता था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को जो है हम लोग कहते हैं वो कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसके डिस्कस पॉइंट को देख लेते हैं। सिक्कों के अध्ययन को हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं। पुरातत्व अध्ययन को, आप लोग को यह बात दिमाग में रखना है। सिक्कों का अध्ययन हो गया न्यूमिस्मेटिक्स, और अभिलेखों का अध्ययन हो गया आप लोग को एपिग्राफी। आर्कियोलॉजी का अध्ययन हो गया, पुरातत्व का अध्ययन हो गया आप लोग को आर्कियोलॉजी हो गया, पुरातत्व का अध्ययन। और आपको होगा हिस्टोग्राफी, किसी विषय में विशेष के इतिहास का सारांश जो होता है, आप लोग को हिस्ट्रियोग्राफी होता है। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी वैशाली में। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शिशुनाग ने अवंती एवं वत्सज को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद उसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया, और परंतु कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो प्राचीन काल में जो थी वो अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैन थी। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आधुनिक मालवा का क्षेत्र ही प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र है, और यह महाजनपद 2 भागों में बटा है, उत्तरी अवंती तथा 2 दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन एवं दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो पटना शहर का जो पुराना नाम था वो पाटलिपुत्र था। ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए हम लोग इसके डिस्कस पॉइंट को देख लेते हैं। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो अलेक्जेंडर ने जो भारत पर आक्रमण किया वो किया, मैं आप लोग को बताता हूँ, ईसा से 326 वर्ष पूर्व, यानी 326 ईसा पूर्व के आसपास किया। तो ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर ने 326 ईस्वी ईसा पूर्व जो है अपने में भारत पर आक्रमण कर हाइडेस्पीज या बिस्तता झेलम के युद्ध में पोरस को हराया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? तो सिकंदर का जो अतिक्रमण हुआ था वो हुआ था आप लोगों को नंद वंश के काल में। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्कस पॉइंट को देखते हैं। यूनान के प्रसिद्ध शासक सिकंदर ने जिस समय उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था उस समय नंद वंश का काल था और इस समय धनानंद का शासनकाल था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी, मैं आप लोग को बताता हूँ, बेबीलोन में, जो कि बेबीलोन में, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर मैसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था और 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पर विजय के लिए अभियान चलाया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकटन पूर्व सीमा थी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्यास, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि यहीं से वो वापस लौट गए। अतः ब्यास नदी सिकंदर महान के आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो यहाँ पे जो होगा आपको वो होगा हेरोडोटस को जो है इतिहास का जनक कहा जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्कस पॉइंट को देखते लेते हैं। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों से, बहुत सारे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और अपनी रेलवे की तैयारी को क्विट कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं कि नहीं अब नहीं होगा रेलवे का एग्जाम, और वो दूसरे एग्जाम की तरफ मूव कर रहे हैं, दूसरे फॉर्म के एग्जाम की तरफ मूव कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग का यह जो एनटीपीसी की वैकेंसी है इसका एग्जाम अवश्य होगा और आप लोग मूव ना करें। आप लोग मूव ना करें, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम इसका अवश्य होगा। आप लोग मूव ना करें और एग्जाम को इस बार जरूर कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप लोग जो है इसकी तैयारी पुरजोर करें और एग्ज़ाम आज न कल होना ही है। हार नहीं मानना है, हिम्मत नहीं हारनी है, तैयारी को करते रहना है और कंप्लीट करके हमको आगे बढ़ना है और एग्ज़ाम देना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता जो था वो मौर्य वंश का था। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य भारत की भूमि पर स्थापित किए गए साम्राज्यों में सबसे पहला और सबसे बड़ा साम्राज्य था। यह विशाल साम्राज्य ऑक्सन नदी की घाटी से कावेरी की द्रोणी तक सुगठित रूप से एक छत्र प्रशासन के अंतर्गत फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा पहला शासक था जिसने संपूर्ण भारत को राजनीतिक दृष्टि से एकता के सूत्र में पिरोया था और महापद्म नंद वंश का एक महान शासक था और उसने पौरवों और जितने भी हैं पौरवों और इक्ष्वाकुओं और प्रायदूतों को, जो कौशाम्बी, कौशल और अवंती के में शासन कर रहे थे, पराजित कर अधिकांश उत्तर भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत नहीं आया था? निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो भारत जो नहीं आया था वो होगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, भारत जो नहीं आया था वो होगा कोलंबस। बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ मैगस्थनीज है, वास्को डिगामा है और फुआन है, इन सब ये सभी भारत आए थे। कोलंबस जो है भारत नहीं आ सके थे। मैगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और फुआन चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वास्को डिगामा द्वारा 1498 ईस्वी में भारत की खोज की गई, जबकि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। अतः कोलंबस भारत नहीं आया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैगस्थनीज किसके दरबार में थे? तो मैगस्थनीज जो थे वो थे, मैं आप लोग को बताता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। मैगस्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडिका, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मैगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक इंडिका से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। मैगस्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। इसके पूर्व वह आरकुसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मैगस्थनीज का, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उपयुक्त प्रश्न में हम लोगों ने इसकी व्याख्या देख चुके थे। तो अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। तो अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता की थी वो चाणक्य ने की थी, तो जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। चाणक्य, कौटिल्य व विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री व प्रधान पुरोहित था।
वह बहुत ही कूटनीतिक व्यक्ति था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशिक्षण एवं उसके मार्गनिर्देशन का कार्य किया था, जिसके कारण उसे साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो होगा चंद्रगुप्त, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था तथा जैन अनुश्रित्री के अनुसार उसने मैसूर के श्रवणबेलगोला में सल्लेखना द्वारा मृत्यु का वर्ण किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने विस्तृत मगध साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी रहा। चाणक्य को निम्न से जाना जाता है। चाणक्य को जो है जाना जाता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आप लोग को विष्णुगुप्त, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चाणक्य को इतिहास में विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नामों से जाना जाता है। पुराणों में उन्हें द्विजवर्ष श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। उन्होंने राज शासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है। इसके श्लोकों की संख्या 4000 बताई गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राचीनतम राजवंश है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मौर्य, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दिए गए राजवंशों में से मौर्य राजवंश भारत का प्राचीनतम राजवंश है। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चाणक्य कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नंद, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से सबसे प्राचीनतम राजवंश नंद वंश है। नंद वंश का शासनकाल 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक। मौर्य वंश का शासनकाल 322 से 184 ईसा पूर्व तक, जबकि गुप्त वंश का शासनकाल 320 से 554 ईस्वी तथा पल्लव वंश का शासनकाल 171 ईस्वी से 26 ईस्वी तक था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में किसको भेजा था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का सी नंबर संघमित्रा। किसको भेजा था? तो संघमित्रा को भेजा था। अशोक बौद्ध धर्म का समर्थक था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक भिक्षुओं को नियुक्त किया था। इसी क्रम में उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था। अशोक किस वंश से संबंधित थे? अशोक जो थे वो संबंधित थे मौर्य वंश से, जो कि हम लोग का सी नंबर ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित थे। यह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र तथा बिंदुसार के पुत्र थे। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो ब्राह्मी लिपि को जो स्पष्ट किया वो किया जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मी लिपि को स्पष्टता पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को है और जेम्स प्रिंसेप कलकत्ता की टकसाल में अधिकारी थे। उन्हें प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला में काफी रुचि थी। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जो है वो करा जेम्स, जो है अशोक के अभिलेख को भी सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का अध्ययन किया और भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के ही आधार पर अशोक को का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बौद्ध, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ईसा पूर्व 261 में कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। इसको प्रमाण बाबराऊ लघु स्तंभ लेख से मिलता है और इसमें अशोक बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है। अपने अभिलेखों में प्रायः जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा प्रियदर्शी, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अशोक के प्रायः सभी अभिलेखों में से उसे देवानम प्रिय प्रियदर्शी कहा गया है, अर्थात देवताओं का प्रिय राजा। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा चट्टान आलेख, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अशोक के 13वें शिलालेख में से कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध की हृदय विदारक हिंसा एवं नरसंहार ने अशोक के हृदय स्थल को
स्पर्श किया और उसने सदैव के लिए युद्ध नीति का परित्याग करके धर्म विजय की नीति का श्री गणेश किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा धौली, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कलिंग युद्ध प्राचीन काल में उड़ीसा राज्य में धौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया था। इस स्थान से दीर्घ शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अशोक, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद धर्म के प्रचार के लिए अनेक कार्य किए। भगवान बुद्ध से संबंधित स्थानों पर सम्राट द्वारा स्तंभ लेख एवं शिलालेख बनवाए गए थे। भारत का राज चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। सारनाथ का लॉयन कैपिटल किस शासक से संबंधित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा अशोक, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सारनाथ का लॉयन कैपिटल अशोक से संबंधित है। यह अशोक के शासनकाल में बना था। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपनी समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? चोल, पांड्य, कुषाण, केरल पुत्र। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, कुषाण। अशोक के दूसरे शिलालेख में सुदूर दक्षिण के चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि राज्यों का उल्लेख मिलता है, किंतु कुषाण का उल्लेख नहीं मिलता है। यह जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है उल्लेख नहीं किया था, तो उल्लेख नहीं किया था कुषाण का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा थी उसका जो नाम था वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, पन, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा पन थी। मौर्य काल में सिक्के सोने, चांदी एवं तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क और स्वर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को करसापन या धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को मासक कहलाते थे। कनकी भी तांबे का बना छोटा सिक्का होता था। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अजातशत्रु, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था और इसने 492 से 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया और कुनिक इसका उपनाम था और यह बिंबिसार का पुत्र था। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कुणाल, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पुराणों और बौद्ध ग्रंथ दिव्यवादन के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था और बिंदुसार अशोक के पिता थे तथा राहुल गौतम बुद्ध के पौत्र थे। मौर्य वंश का अंतिम राजा था। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, बृहद्रथ, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था और शिवमित्र शुंग इसको सेनापति था और इसके बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। और महाकवि बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में लिखा है कि अनार्य सेनापति शिवमित्र शुंग ने अपनी स्वामी बृहद्रथ मौर्य को सेनाओं का निरीक्षण कराते समय कुचल डाला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? अशोक और हर्षवर्धन, बिंदुसार और कनिष्क। बिंदुसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सांची स्तूप जो है वो बिंदुसार में बना था, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सांची का स्तंभ जो है अशोक ने बनवाया था और सांची और सारनाथ का के स्तंभों पर एक साथ 4 सिंहों की आकृति मंडित की गई। सॉरी दोस्तों, इसका जो है आंसर होगा अशोक। अशोक ने बनवाया था, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, मैंने बिंदुसार बोल दिया, अशोक ने बनवाया था। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो गंगा और सोन के संगम पर बसा हुआ है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्कस पॉइंट को देखते हैं। पाटलिपुत्र गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर बसा है। इसकी स्थापना महाजनपद काल में हुई थी और परिशिष्ट पर्वन, गार्गी संगीता एवं वायु पुराण के अनुसार उदायन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी नगर की स्थापना की। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्यों के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, 14, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अशोक के 14 शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है जो 8
भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इसमें अशोक की राजाज्ञाएं शासनादेश उत्कीर्ण थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल दो अभिलेखों साहबजादी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खैरोष्ठी है। निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम स्मृति है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मनु स्मृति। विष्णु धर्म शास्त्र होगा। प्राचीन स्मृति जो होगा वो विष्णु धर्म शास्त्र होगा। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नहीं दोस्तों, मनुस्मृति होगा। मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति के रचनाकार जो है मनु माने जाते हैं और इस रचना का समय 184 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच माना गया है जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन था? तो मगध में जो था शाही मौर्यों के बाद ठीक उत्तराधिकारी जो था वो था, मैं आप लोग को बताता हूँ, वो था शुंग, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मौर्यों के ठीक बाद मगध पर शुंग राजवंश ने शासन किया। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके सुमित्र शुंग ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की वह शुंग नाम से जाना जाता है। लगभग 185 ईसा पूर्व से सुमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल वंश कौन सा था जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा शुंग, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो उपयुक्त प्रश्न हम लोग व्याख्या देख चुके हैं। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे, सतकर्णी, सुशर्मा और वशिष्ठ पुत्र देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या इसके सचिव वसुदेव द्वारा 75 ईसा पूर्व में कर दी गई, जिसके उपरांत वसुदेव ने कर्ण वंश की नींव रखी। गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था वह था दोस्तों शतवाहन वंश का शासक, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गौतमीपुत्र सतकर्णी शतवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। उसने अपने एकमात्र ब्राह्मण कहा शकों को हराया तथा क्षत्रिय शासकों के दर्प का चूर्ण किया, और इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इसकी मां बलश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आगे जो इसके क्वेश्चन है उन सबको डिस्कस करते हैं। सातवाहनों के अधिकार सिक्के किस धातु के मिले थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा शीशे के, जो कि हम लोग के बी नंबर ऑप्शन में है। तो सातवाहनों के अधिकतर सिक्के जो है शीशे के मिले थे, तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के शीशे के मिले हैं। शीशे के अतिरिक्त इनमें प्रोटीन जो होता है तांबे और कांसे की मुद्राओं के निर्माण के साक्ष्य मिले हैं। शक संबंध जो 78 ईस्वी से प्रारंभ होता है प्रकट करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कनिष्क एवं शासन। आप लोगों को होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं और सही से नहीं सुनते हैं तो उन्हें याद नहीं होता। आप यदि इस क्वेश्चन को एक बार सही से पूरा पढ़ लीजिएगा और आप फिर से दोबारा एक बार रिपीट लगाते हैं तो आपको देखिएगा कि दिमाग में आंसर टिक होते जाएगा। आप उस क्वेश्चन को एकदम तुरंत से टिक लगा सकते हैं और यही होता है एग्जाम में भी। आपके दिमाग में डाटा स्टोर हो जाता है। यदि आप किसी चीज़ को गौर से देख लेते हैं तो वो चीज़ डाटा स्टोर हो जाता है, और फिर जब आप उसको क्या करते हैं, जब आप कहीं क्वेश्चन उस प्रकार का देखते हैं सेम क्वेश्चन, तो आप तुरंत से टिक लगा लेते हैं। तो डिटेल से भी पढ़ना जरूरी है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क एवं शक संवत का प्रवर्तक था और इसका समय 78 ईस्वी माना जाता है, जो कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि भी है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है और भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ, हम लोग का बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन शक संवत जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शक संबंध किस वर्ष से शुरू हुआ? शक संबंध जो शुरू हुआ दोस्तों वो हो गया, मैं आप लोग को बताता हूँ, हम लोग का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ईसा की जन्म से 78 वर्ष बाद जो है शक संबंध शुरू हुआ। कुषाण वंश शासक कनिष्क एवं प्रथम ने शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद शक अथवा शकास्त संबंध प्रचलित किया। इसे सलीमान संबंध भी कहा जाता है। शक पंचांग का प्रथम मास होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों
वो हो जाएगा हम लोग का ए नंबर ऑप्शन चैत्र। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शक का पंचांग का प्रथम मास चैत्र होता है और इसके बाद क्रमशः वैशाख, ज्येष्ठ और अपाढ़, श्रवण, सावन, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ व फाल्गुन महीने आते हैं। ही हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से उल्लेख होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा वासुदेव का, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हेलियोडोरस तक्षशिला के यमन शासक एंटियालिकिड्स का राजदूत था, जिसने वेशनागार में महादेव वासुदेव के सम्मान में गुरु ध्वज की स्थापना की। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ लिखा था, तो प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था चरक ने, जो कि हम लोग के डी नंबर ऑप्शन में है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आयुर्वेद के मर्म चरक कनिष्क के राजवैद्य थे और जिन्होंने आदि और अवधि वस्त्र शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा, जिसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र पर विश्वकोश माना जाता है और इन्हें आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जो जनक है अभी हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्न में, चरक को कहा जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उपयुक्त प्रश्न में व्याख्या देख चुके हैं। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? ईसा पूर्व द्वितीय सदी में जो कागज बनाने की कला को खोजा गया दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चीनियों ने, जो कि हम लोग के ए नंबर ऑप्शन में है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कागज बनाने की कला ईसा पूर्व द्वितीय सदी में चीनियों द्वारा खोजी गई। आधुनिक पेपर बनाने की प्रक्रिया की खोज झिंगजांग ने 50 से 121 ईसा पूर्व की थी। कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन भारतीय एवं यूनानी। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद उत्तर पश्चिम भारत यूनानियों के संपर्क में आने लगा था। भारतीय एवं यूनानी संस्कृतियों के मिलन से ही गांधार कला की उत्पत्ति हुई। विक्रम संवत एक शक व संवत में कितने वर्ष का अंतर है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 135 वर्ष, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में की गई थी। शक संवत 78 में प्रचलित किया गया, अतः दोनों में 57 + 78 135 वर्ष का अंतर है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हम लोग 3 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी, मैं आप लोग को बता देता हूँ। कनिष्क की जो राजधानी थी वो आप लोग को मैं बताता हूँ। कनिष्क की राजधानी जो थी वो थी पेशावर। डी नंबर ऑप्शन कनिष्क की राजधानी पेशावर। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क राजारोहण 78 ईस्वी की राजधानी पेशावर पुरुषपर थी और मथुरा उसकी द्वितीय राजधानी एवं उसके शासन का उत्तर भारत में मुख्य केंद्र थी। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया कराया? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है आरंभ कराया वो कनिष्क ने। ए नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम के मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा, क्योंकि यह उनके साम्राज्य से होकर गुजरता था और यह मार्ग उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि इससे जाने वाले व्यापारी बहुत अधिक कर देते थे और इस सिल्क व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने बिचौलिए के रूप में भाग लेना प्रारंभ कर लिया। फलतः उत्तर पश्चिम भारत एवं अत्यंत समृद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो गया। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, मैं आप लोग को बताता हूँ किस क्षेत्र का सबसे अधिक विकास हुआ था। तो कला का सबसे अधिक विकास हुआ था। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कनिष्क, जो कि हम लोग के सी नंबर ऑप्शन में। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग को नेक्स्ट पार्ट टाइप करके या जो भी अगला वीडियो सर अपलोड कीजिए ये टाइप करके अपना जो है आप लोग लिख सकते हैं। और आप लोग की प्यार और सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है, काफ़ी कम सब्सक्राइबर हैं मेरे और इतने वीडियो डाल चुका हूँ, लगभग मैं 150+ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए आप लोग, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में, थोड़ा लाइक कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा जब काम करते हैं मेहनत करते हैं जब थोड़ी सफलता मिलती है, थोड़े लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है वीडियो बनाना, और उसके बिना वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।
और आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।